नमस्ते। एक पिता जिस पुरुषार्थ, जिस तपस्या से अपने पुत्र की परवरिश करता है, एक कृषक, एक किसान उसी पुरुषार्थ, उसी तपस्या से अपनी फसल की परवरिश करता है। जितनी खुशी जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसका शारीरिक सौष्ठव, उसका स्वास्थ्य और उसकी बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, उसे देख के एक पिता को जो खुशी होती है, वही खुशी एक किसान जब एक बीज डालता है और वो बीज जब पौधे में बदलता है और पौधे से वो पूरी फसल बन जाता है, उसके एक एक क्षण का वो किसान, वो कृषक साक्षी होता है। और जब उसकी फसल बढ़ रही होती है, हर एक बढ़ाव पर उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसकी खुशी है, वो उतनी ही होती है जितनी एक पिता अपने पुत्र की हरकतों को देख के, उसके खेल को देख के खुश होता है। जितनी आत्मीयता और जुड़ाव एक पिता पुत्र के रिश्ते में होती है, उतनी ही आत्मीयता और जुड़ाव फसल और किसान के बीच में होती है। जब किसान अपनी किसी मांग को लेकर सड़क पर उतरता है, तो वो कोई सामान्य आंदोलन नहीं हो सकता है। उसमें उसकी भावनाएं मिली हैं, उसमें उसका पूरा अस्तित्व सिमटा हुआ है। या तो इस आंदोलन के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो इस देश में किसान क्रांति इस समय घटित हो रही है, या इस आंदोलन के बाद उसका अस्तित्व बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये किसानों की जो लड़ाई चल रही है, ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं, ये इनके अस्तित्व से जुड़ा मामला है। जैसे हमारा अस्तित्व हमारे बच्चों से जुड़ा होता है, किसान का सीधा संबंध अपने खेत से होता है, अपनी फसल से होता है। हम हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सम्मान देते हैं ऐसे लोगों का जो निस्वार्थ भाव से किसी के प्रति कुछ करते हैं। किसान का अपना बहुत छोटा स्वार्थ होता है। उसके घर में यदि 1 कुंटल गेहूं पहुंचता है फसल का, तो मुश्किल से 20 किलो खाता है, बाकी 80 किलो वो दूसरों के लिए उपजाता है। हिंदू माइथोलॉजी में इस उदारता को हम अन्नदाता के रूप में उसे संबोधित भी करते हैं। लेकिन आजकल जो हिपोक्रेसी, जो पाखंड चल रहा है, हम जिसे अन्नदाता कहते थे, आज उसी को हम आतंकवादी कह रहे हैं, आज उसी को हम नक्सली कह रहे हैं, आज उसी को हम खालिस्तानी कह रहे हैं, आज उसी को हम टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। जब हम अन्नदाता कहते हैं तो ध्यान रखिए, दाता सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़ा होता है। जिसे आप ईश्वर मान रहे हैं, जब आप उसे आतंकवादी कह के गाली देते हैं, तो पहले तो इस पाखंड को खत्म कर दो। या तो उसे अन्नदाता कहना बंद कर दो, या उसके साथ आतंकवादी शब्द मत जोड़ो। राजनीति की अपनी धूर्तता अलग है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो भारतीय मीडिया का है। वो इस आंदोलन में कहता है कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए हैं। जब छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ भी टुकड़े टुकड़े गैंग आता है। कोई भी आंदोलन इस देश में होता है तो वहाँ भारतीय मीडिया के पास सिर्फ एक शब्द, इतनी ज़्यादा गरीबी शब्दों की है कि वो हर आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ देता है। भारतीय मीडिया को मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को अगर कोई टुकड़े टुकड़े कर रहा है तो वो भारतीय मीडिया है। इस देश के सद्भाव को यदि कोई टुकड़े टुकड़े कर रहा है तो भारतीय मीडिया है। इस देश के एक एक शब्द को यदि कोई टुकड़े टुकड़े कर रहा है तो वो भारतीय मीडिया है। तुम कैसे स्तंभ हो? शर्म आती है कि तुम लोकतंत्र के स्तंभ हो। जिस लोकतंत्र को बहुत परिश्रम से हमने अर्जित किया है, आज उसकी पूरी की पूरी बुनियाद को तुम उसका स्तंभ बन के उखाड़ने में लगे हो। ये कुछ वैसी ही बात है कि किसी चोर को खजाने की सुरक्षा दी जाए। इस लोकतंत्र रूपी खजाने की जैसी डकैती तुम लोग डाल रहे हो, ऐसी डकैती न पहले कभी किसी ने डाली है, न आज डाली है। मीडिया का काम होता है कि यदि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, तो उसका स्वर बनना है। और अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई अराजक तत्व हैं, यदि सरकार को लगता है कोई वहाँ अराजक तत्व है, तो मुझे ये लगता है कि ये इतना आसान टारगेट है आपके लिए। यदि आपको वहाँ कोई नक्सली दिखे तो उसे पकड़ के जेल में डाल दो, यदि आतंकवादी दिखे तो उसे जेल में डाल दो, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना दिखे तो उसे पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन कब तक लोगों को यूं भ्रमित करते रहोगे? जब इन 3 कृषि कानूनों का लाभ बताने की बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ ये लाभ बताया जाता है कि देश के किसानों को गुमराह किया जा रहा है, देश के किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया, देश का निज़ाम जब ये बात कहने लगे तो आश्चर्य होता है। जब आपने 3 महीने मांगे थे नोटबंदी में, तो इस देश ने पूरे अनुशासन के साथ 2 से 3 महीने लाइनों में खड़ा रहा, उसने कभी उफ नहीं किया। जब आपने कोरोना के समय में 21 दिन मांगे, इस देश ने
ना आह की ना ऊह की। आपने जिस ईमानदारी से उससे जो कुछ जब मांगा है उसने पूरी ईमानदारी से दिया। आप ये बताइए, जब नोटबंदी में उसने आपके एक आदेश का पालन ऐसे किया जैसे पिता पुत्र का करता है, तो बताइए वो काला धन कहाँ है जिसके लिए वो लाइन में लगा था? बताइए कहाँ उसकी जीवन में समृद्धि आई है? कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ है? आपने इतने बड़े बड़े वादे करके उसको लाइन में लगाया था। ऐसे ही 21 दिन आपने कोरोना में कह दिया, और कोरोना के नाम पर आप जितना शर्मसार कर देने वाली इस देश में घटनाएं हो रही हैं, विचित्र कोरोना है। जब बंगाल बिहार का चुनाव आता है तो कोरोना कहीं नेपथ्य में चला जाता है, छुप जाता है। और जब किसान के लिए पार्लियामेंट को लगान जोड़ने की बात होती है, किसान के स्वर को संसद में आवाज़ देने की बात आती है, तो आप उस दौर में कह देते हैं कि कोरोना के कारण ये सब नहीं हो सकता। जब भाजपा कुछ करती है तो कोरोना कहाँ छुप जाता है, और जैसे ही विपक्षी या कोई और विरोध का सुर बनता है तो फिर ये कहाँ से उपज आता है। इन सारी की सारे उपक्रमों से सरकार अपना विश्वास खो रही है। आप यकीन मानिए, मैंने आपको बताया, किसान का और फसल का संबंध पिता पुत्र का संबंध होता है। इस आंदोलन की गंभीरता को समझिए, ये इतना सामान्य आंदोलन नहीं है। आपके पास ईडी और सीबीआई तमाम तरह की हैं। आप किसी नेता को ईडी सीबीआई से डरा सकते हैं। इस किसान को आपने इन 70 वर्षों में कुछ नहीं दिया है जो ईडी सीबीआई इनको डरा दे। इनको आपने कपड़ों के नाम पर कुछ टुकड़े दिए हैं, भोजन के नाम पर कुछ रूखा सूखा दिया है। बस इनके पास सामर्थ्य पता नहीं कहाँ से आता है, इतनी मेहनत करने की क्षमता कहाँ से आती है। किसी को 70 वर्ष से लगातार तोड़ा जा रहा हो, उसके बाद भी किसी के जीवन में आशा कैसे हो सकती है? एक किसान का चरित्र यदि आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको लगेगा इसको कितने सलाम करूं, इस चरित्र के बारे में कितना अच्छा कहूं। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इस आंदोलन की गंभीरता को समझो, किसानों की मांग को जितना जल्दी हो जाए उसको मान लो, जो वो चाहते हैं उसको पूरा कर दो। नहीं तो यकीन मानना, आपका सरकार के तौर पे तो सर्वनाश होगा तो होगा, लेकिन इस देश में आपके प्रति कभी विश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। और वो सारे लोग जो किसी भी रूप में अन्न को ग्रहण करते हैं, उनका उत्तरदायित्व है, वो चाहे घर पे रहें चाहे आंदोलन में शरीक हों, थोड़ा सा किसान की आवाज़ बनिए। क्योंकि जिस दिन किसान समाप्त, उस दिन हमारी संस्कृति समाप्त, उस दिन हमारा अस्तित्व समाप्त। भारत का और कृषि का एक सीधा संबंध है, और इस संबंध को जिस दिन विच्छेद कर दिया गया, हम सांस्कृतिक रूप से, हम शारीरिक रूप से और अस्तित्व के रूप में उसी दिन समाप्त हो जाएंगे।